हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में सर्किल के बारे में। ओके, अब ये जो सर्किल होता है इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होती है ना, तो उन टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। ओके, अच्छा पहले तो सबसे पहले आपको बताऊं व्रत। व्रत क्या होता है? व्रत की अगर एक डेफिनेशन की बात करें हम, तो व्रत की परिभाषा होती है वह बिंदुओं का बिंदु पथ जो केंद्र से सदैव समान दूरी बनाए रखता है, उसे क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। अब देखो ये डेफिनेशन से रिलेटेड जो भी पीडीएफ होगी वो आपको आपके ग्रुप पे सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। हाल फिलहाल मैं इसमें बोर्ड पे जो है डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ओके, तो देखो सबसे पहले मैंने व्रत की परिभाषा बोली कि वह बिंदुओं का बिंदु पथ जो केंद्र से सदैव क्या बनाए रखे? सदैव समान दूरी बनाए रखे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वह बिंदुओं का बिंदु पथ, मतलब एक लाइन होती है, ठीक है। मान लो एक लाइन होती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लाइन पे कितने बिंदु हैं, तो आप कहोगे सर एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो क्या ये 5 ही है क्या? आप कोई कहेगा नहीं सर ये भी तो है, 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 ये भी तो है। ऐसे कितने बिंदु हो सकते हैं? ऐसे बिंदु किसी लाइन पे हो सकते हैं कितने? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। तो वह बिंदुओं का बिंदु पथ से मतलब है एक ऐसा रास्ता जहां पर अनंत बिंदु होंगे। अब वो रास्ता व्रत के लिए पर्टिकुलर एक वृत्ताकार रास्ता ही होगा, ठीक है। व्रत उसे हम तब कहेंगे, एक पथ तो होगा बिंदुओं का, वह बिंदुओं का बिंदु पथ, एक रास्ता तो होगा बिंदुओं का, लेकिन वो व्रत कब बनेगा? जब वो जो रास्ता है केंद्र से, केंद्र होता है एक बिंदु को ही कहते हैं केंद्र, वो केंद्र से सदैव समान दूरी बनाए रखे। मतलब मान लो यहाँ पे एक बिंदु है, ये दूरी समान है, एक बिंदु यहाँ पे एक रास्ता है, ये एक रास्ता हो गया, ठीक है। ये एक बिंदु पथ हो गया, ठीक है, जो केंद्र से सदैव समान दूरी बनाए रखे, सदैव समान दूरी बनाए। अब देखो इस पथ पे बिंदु कितने हैं? यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी अनंत बिंदु है, ठीक है। किसी भी पथ पे कितने बिंदु हो सकते हैं? अनंत बिंदु। बता दिया आपको, ये समझाया था। तो ये एक व्रत कब बनता है? वह बिंदुओं का बिंदु पथ, यानी कि वो रास्ता जो केंद्र से सदैव समान दूरी बनाए रखे। केंद्र मतलब होता है बीच का बिंदु, और इससे समान दूरी बनाए रखने का मतलब है कि इस बिंदु से ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को कहते क्या है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सिर्फ अभी व्रत की परिभाषा के बारे में समझो। वह बिंदुओं का बिंदु पथ जो केंद्र से सदैव समान दूरी बनाए रखे। समान दूरी का मतलब ये डिस्टेंस, और अगर हम इस बिंदु की बात कर रहे हैं तो इस बिंदु के लिए ये डिस्टेंस हो गई ना। अगर हम दूसरे बिंदु की बात करें, हम मान लो ये बिंदु लेते हैं, तो उसके लिए कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी? ये। अगर हम किसी और बिंदु की बात करें तो ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये सारे बिंदुओं की, किसी भी बिंदु को, अगर हम उस पथ के किसी भी बिंदु को उठा लें तो उसकी केंद्र से जो डिस्टेंस है वो अगर समान रहेगी तो वो क्या बन जाएगा? एक व्रत। तो यानी कि ये सारी की सारी डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि ये केंद्र से सदैव क्या बनाए रखता है? समान दूरी बनाए रखता है। तो उसे ही क्या कहते हैं? व्रत। यानी कि व्रत की परिभाषा हो गई वह बिंदुओं का बिंदु पथ जो केंद्र से सदैव समान दूरी बनाए रखता है। आ गई समझ में व्रत? अब एक व्रत का एक खुला चित्र, बिल्कुल आपने, ये आपके सामने बन गया एक व्रत, ठीक है। दिस इज द सर्किल। कैसा बना है उस पर ध्यान मत देना, बस समझ लो कि ये क्या है? व्रत। ओके, इसका केंद्र कहाँ होगा? केंद्र होगा बिल्कुल बीच में, पूरे सर्किल के बिल्कुल बीच में। अगर केंद्र की परिभाषा आ जाए तो जो व्रत का जो पथ होता है वो जिस बिंदु से समान दूरी बनाए रखता है उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। आ गई बात समझ में? चलो, केंद्र और व्रत के बारे में हो गया। अब क्या होती है? व्रत से रिलेटेड, व्रत के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, जो कि व्रत के क्षेत्रफल, व्रत का परिमाप, व्रत के खंडों के क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, इन सब को निकालने के लिए उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब वो टर्म्स क्या क्या होती हैं उनके बारे में अगर तुम देखो तो आपने नाम सुना होगा त्रिज्या का, ठीक है। आपने नाम सुना होगा त्रिज्या का, बिल्कुल ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेडियस। ओके। सेकंड, आपने नाम सुना होगा व्यास का, जिसे हम क्या कहते हैं? डायामीटर, ठीक है। ओके। थर्ड, अगर हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा परिधि, ठीक है, जिसे हम कहते हैं
सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस। आपने नाम सुना होगा जीवा का, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कॉर्ड, ठीक है। और भी इससे जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो चाप भी होती है, ठीक है, और त्रिज्याखंड भी होते हैं, ठीक है, और क्या होता है, वृत्तखंड भी होते हैं, ठीक है। ये सब इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। अब हमें इन सातों चीज़ों के बारे में जानना है कि असल में होती क्या है। देखो, सबसे पहले आपको लिखी हुई है त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या क्या होती है, रेडियस, यानी कि वृत्त के केंद्र को, केंद्र कहाँ है, ये रहा। अच्छा, पहले तो आप परिधि सीखो, परिधि क्या होती है। जो परिधि है ना, सरकमफेरेंस, परिधि होती है कि जो हम वृत्त की परिभाषा में जिस पथ की बात कर रहे थे उस पथ को ही क्या कहते हैं, उसकी वृत्त की परिधि। तो यही तो पथ है, यही तो पथ था जिसकी हम बात कर रहे थे परिभाषा में, वह बिंदुओं का बिंदु पथ। तो ये हुआ ना वो रास्ता, तो इसे हम क्या कहते हैं, परिधि, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, परिधि। अब परिधि निकालने के सूत्र वगैरह तो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या होती है। तो परिधि आपको समझ में आ गया, वो रास्ता जिसकी हम वृत्त की परिभाषा में बात कर रहे थे उस पथ को ही क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि, ठीक है। एक वृत्त की कितनी परिधि होती है सर, एक ही तो परिधि होगी एक वृत्त की, ओके। अब चलो त्रिज्या की बात करते हैं। त्रिज्या होती है वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा, क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या। अच्छा, ये एक त्रिज्या है, ठीक है। पहले तो त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि रेडियस होता है ना, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं, त्रिज्या की परिभाषा आपको बता दी, वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, ओके। चलो अब देखो, ये एक त्रिज्या है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं ये लाइन खींचूं तो ये क्या है, ये बता दो मुझे। ये भी तो त्रिज्या ही है, क्योंकि ये भी तो केंद्र को परिधि से ही मिला रही है, तो ये भी क्या हो गई, त्रिज्या। अच्छा, ये नहीं हो सकती त्रिज्या, और ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती क्या, ये भी तो हो सकती है। ये कहने का सीधा सा मतलब, एक वृत्त के अंदर कितनी त्रिज्याएं हो सकती है, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 त्रिज्याएं हो सकती हैं एक वृत्त के अंदर, सिर्फ 8 ही हो सकती है। ये 8 और बढ़ा दी सर हमने, 16 हो गई, 16 हो सकती है। अच्छा, ये सो ट्राइंग टू से दैट कि एक वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं, अनंत। अनंत मतलब इनफाइनाइट, जिनकी कोई गिनती नहीं होती, ठीक है। एक वृत्त के अंदर कितनी त्रिज्याएं हो सकती है, इनफाइनाइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट दैट ऑल द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज सेम। मतलब ये कि एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होंगी वो सारी की सारी क्या होगी, समान होगी। बिल्कुल होगी सर, क्योंकि केंद्र से डिस्टेंस, परिधि की डिस्टेंस, सरकमफेरेंस की डिस्टेंस को ये तो त्रिज्या कहते हैं। तो ये और ये वृत्त क्या होता है, जो पथ जो होता है वो केंद्र से सदैव समान दूरी बनाए रखता है, तो ये दूरी हर जगह समान ही तो रहेगी। तो एक वृत्त की सारी त्रिज्याएं क्या होती है, लंबाई में समान होती है। अंडरस्टैंड? चलो बहुत बढ़िया, आई होप रेडियस तो कंप्लीट हो गया है, समझा दिया है ठीक से। अब नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। ये एक सर्किल हो गया, ओके, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं व्यास की। किसकी? त्रिज्या हो चुका है, परिधि आपको समझा दिया है, अब बात कर रहे हैं व्यास की। देखो, व्यास, परिधि आपको पता है, इसे ही कहते हैं, ठीक, ओके। अच्छा, त्रिज्या को हम किससे डिनोट कर रहे थे, आर से। डायमीटर को हम करते हैं डी से, स्मॉल डी से, याद रखना, ओके। अब डायमीटर क्या होता है, त्रिज्या की परिभाषा आपको मैंने बोल दी है, परिधि हो चुका है। व्यास की परिभाषा होती है वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा।
वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो सदैव केंद्र से होकर गुजरे, मतलब कंपलसरी है कि गुजरना है, मतलब गुजरना है केंद्र से होकर। जैसे कहना चाहूं मैं कि सर ये एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु हमने ये ले लिया, ओके, इनको हमने मिला दिया, तो ये वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिला रही है, ये लाइन मिला रही है कि नहीं मिला रही, मिला रही है ना, केंद्र से होकर जा रही है, जा रही है, तो सर ये एक क्या बन गया, व्यास बन गया, क्या बन गया, व्यास। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो सदैव केंद्र से होकर गुजरे वो क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास। अब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे का मतलब क्या हुआ, मतलब वो पास होनी चाहिए केंद्र से होकर ही, वरना देखो दो बिंदुओं को मिलाने वाली तो ये लाइन भी हो सकती है, नहीं हो सकती क्या, ये वृत्त की परिधि पर से दो बिंदुओं को मिला रही है ना ये लाइन, तो ये भी तो हो सकता है व्यास, हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये केंद्र के पास होकर नहीं जा रहा, केंद्र से नहीं गुजर रहा, इसलिए ये क्या नहीं है, एक व्यास नहीं है। आ गई बात समझ में, व्यास समझ में आ गया। अब पहले आपको एक बात बताऊं, अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं, यहाँ भूल जाओ क्या लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ इतना बचा हुआ है ये, तो इसे हम क्या कहते थे, इसे हम त्रिज्या ही तो कहते थे, भूल गए क्या, वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या ही तो कहलाती थी, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए अगर इसको भूल जाओ, इसको देखो तो ये क्या है, ये भी तो त्रिज्या ही है सर, है ना, त्रिज्या ही तो है। तो अगर इन दोनों को अब एक साथ देखोगे तो आर और आर, यानी कि एक चीज निकल के आई है, हमें एक कंक्लूजन मिला है, क्या मिला है कि d जो होता है वो इक्वस होता है 2r के, यानी कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है, कितना होता है, 2 गुना, ठीक है, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। आ गई बात समझ में। सो व्यास कंप्लीट। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। अगर आपको रेडियस दे रखी है तो आप डायमीटर निकाल सकते हो अब, क्योंकि आपको पता है डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है, ठीक है, दुगना होता है। और अगर व्यास दे रखा है तो आप त्रिज्या निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि त्रिज्या क्या है, व्यास की आधी होती है। आ गई बात समझ में। चलो नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, वो है जीवा। जीवा क्या होती है सर, कि एक होता है सर्किल, इस तरह का होता है, उसके बीच में क्या होता है, सेंटर होता है। अब बात करते हैं हम जीवा की। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है, उसे हम क्या कह रहे थे, उसे हम कह रहे थे सर व्यास। अभी अभी पढ़ा है ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इधर पे ही खत्म कर दूं, तो फिर वो क्या बन जाएगी, जीवा बन जाएगी। अब आप कहोगे कि सर कैसे, देखो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु, ये थोड़े बड़े ले रहा हूं क्योंकि मोटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये क्या कहलाएगी, एक जीवा कहलाएगी। अब कहोगे कि सर ठीक है, जीवा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक वृत्त के अंदर व्यास कितने बन सकते हैं मैक्सिमम, हमने एक अभी वृत्त पढ़ा था, उसमें हमने एक व्यास देखा था, तो कहोगे सर एक व्यास बन सकता है, ये नहीं बन सकता क्या, ये नहीं बन सकता क्या व्यास, ये नहीं बन सकता, ये भी तो बन सकता है, और देखोगे ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो एक वृत्त के अंदर कितने व्यास होते हैं, अनंत व्यास होते हैं, कितने, अनंत, ठीक है। अब बात करते हैं जीवा की। एक जीवा तो आपको समझ में आ गई क्या होती है, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे या ना गुजरे, मतलब गुजर गई तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना गुजरी तो भी कोई दिक्कत। व्यास के लिए जरूरी है कि वो कहां से होकर गुजरे, केंद्र से होकर। जीवा के लिए ये चीज जरूरी नहीं है कि वो केंद्र से होकर गुजरे ही गुजरे। ये जैसे केंद्र से होकर नहीं गुजर रहा ना, तो भी ये क्या है, एक जीवा। ये देखोगे ये क्या है, ये भी तो एक जीवा ही है कि नहीं, ये एक जीवा है, ठीक है, ये भी एक जीवा है। ऐसे ही वृत्त के अंदर कितनी जीवाएं हो सकती हैं, अनंत जीवाएं हो सकती है, ठीक है। कितनी जीवाएं हो सकती है वृत्त के अंदर, अनंत। अब बात करें कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो होती है वृत्त का व्यास। ये एक जीवा है कि नहीं है भाई, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिला रही है, बिल्कुल मिला रही है। केंद्र से होकर गुजरे या ना गुजरे, मतलब गुजरे तो भी ठीक है, तो यानी कि एक जीवा भी है, ये व्यास तो है ही एक, क्योंकि केंद्र से होकर गुजर रहा है, लेकिन व्यास एक जीवा भी कह सकते हैं, व्यास को एक जीवा कह सकते हैं।
लेकिन जीवा को व्यास नहीं कह सकते, क्योंकि जीवा तो केंद्र से होकर गुजरे ना गुजरे, व्यास तो जरूरी है गुजरना। अगर कोई जीवा केंद्र से होकर गुजर गई तो हम उस जीवा को व्यास कह सकते हैं, लेकिन कोई जीवा जो केंद्र से होकर नहीं गुजरी उसे हम व्यास थोड़ी ना कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नोट करने वाली बात आ गई कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई ज्ञात करो। तो आपको पता है एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसका व्यास होती है, तो तुम्हें क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो त्रिज्या दे रखी है, व्यास निकालना। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 टाइम्स होता है, तो 2 × 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर इज द आंसर। ओके, आगे बात समझ में। अब ये आपका कंप्लीट हो गया क्या, जीवा। एक वृत्त के अंदर कितनी जीवाएं हो सकती हैं, इनफाइनाइट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म है चाप। ठीक है, आर्क कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्क। एक सर्किल ले रहे हैं हम। ओके, सेंटर आपको पता है, आपको रेडियस बता दिया, आपको डायमीटर बता दिया, आपको सरकमफेरेंस बता दिया, कोड बता दी। ओके, अब बात करते हैं आर्क की। आर्क क्या होती है, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु, 1 और 2। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु जो होते हैं, जितनी परिधि को दो भागों में बांट देते हैं। देखो, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु वृत्त की परिधि को दो हिस्सों में बांट देते हैं। कैसे बांटते हैं, जैसे मान लो ये दो बिंदु है, अगर ये मान लो एक रस्सी है, एक रोप है, और हम इसे यहाँ से काट देते हैं, तो ये टुकड़ा अलग हो जाएगा ना। अगर हम बीच में से तोड़ दें तो ये कैसा दिखेगा, हमें कुछ ऐसा ही तो दिखेगा, क्योंकि यहाँ से तो हमने रस्सी को काट दिया। ठीक है, तो ये जो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु होते हैं वो वृत्त की परिधि को दो पार्ट्स में बांट देते हैं। ठीक है, और इसको ही क्या, ये जो दो बिंदु होते हैं, इसी बिंदु, ये जो सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। अब मैंने ये दो हिस्से अलग अलग इसलिए किए हैं कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु जो होते हैं वो वृत्त की परिधि को दो हिस्सों में बांट देते हैं। अब उन दो हिस्सों के भी नाम होते हैं। अच्छा, छोटा वाला जो हिस्सा होता है उसे तो हम कहते हैं लघु चाप। क्या कहते हैं, लघु चाप। और जो बड़ा वाला कहाँ से है, ये पूरा जो आर्क है इसे हम कहते हैं क्या, दीर्घ चाप। क्या कहते हैं, दीर्घ चाप। तो अब समझ में आ गया लघु चाप और दीर्घ चाप। अब देख के बता सकते हो सर लघु चाप कौन सी होगी, दीर्घ चाप। अगर मान लो ये एक क्या है, सर्कल है, और उस पर हमने ये आर्क दे दिया आपको यहाँ से यहाँ की, तो ये वाली जो आर्क है ये तो क्या हो जाएगी, लघु चाप। ठीक है, स्मॉल आर्क। और ये वाली जो है, ये बड़ी वाली जो आर्क है, इसे क्या कहेंगे हम, दीर्घ चाप। आ गई बात समझ में। लघु चाप और दीर्घ चाप क्या होती है, दीर्घ चाप होती है जो वृत्त की परिधि पर से दो बिंदु होते हैं वो वृत्त की परिधि को दो हिस्सों में बांट देते हैं, और जब दो बिंदु होते हैं उस दो बिंदुओं के बीच की जो सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है उसे चाप कहते हैं। चाप तो उसे कहते हैं इस डिस्टेंस को। ठीक है, अगर लघु चाप की बात करोगे तो। और दीर्घ चाप वो वाली चाप होती है, बड़ी वाली। ठीक है, तो ये दो चाप होती है, लघु और दीर्घ। समझ गए होगे लघु कौन सी होती है, दीर्घ कौन सी होती है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं त्रिज्याखंड। चाप के दो टाइप बताएं आपको। ठीक है, एक तो लघु और दूसरी दीर्घ चाप। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट टर्म अब देखते हैं। देखो नेक्स्ट टर्म क्या होती है, नेक्स्ट टर्म आपको लिखी हुई है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्या होता है कि ये रहा एक सर्किल। ओके, सर्किल के बीच में क्या हो गया, सेंटर। अब परिभाषा को ढंग से सुनना कि वृत्त की दो त्रिज्याएं वृत्त को दो हिस्सों में बांट देती है। वृत्त की दो त्रिज्याएं, दो त्रिज्याओं से मतलब हुआ जैसे एक त्रिज्या और एक ये त्रिज्या, है कि नहीं। अगर हम इस पार्ट को काट लें, ठीक है, इसे अलग कर दे, तो इसके दो हिस्से नहीं हो गए, एक हिस्सा तो ये बन गया। ठीक है, ये हिस्सा अगर हम इधर से निकाल लें तो फिर हमारे पास दूसरा जो हिस्सा बचेगा वो यही तो बचेगा। ठीक है, ये बचेगा, ये हमने अंदर से अलग कर लिया। ठीक है, तो ये जो अब हमने देखा, वृत्त की दो त्रिज्याएं मिलकर वृत्त को दो हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये।
तो इन्हें ही क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड। यानी कि ये जो दो त्रिज्याएं मिलकर जो एरिया कवर करती है ना, ये जो है ये एरिया ही क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड। ये पूरा एरिया असल में जो वृत्त होता है ऐसा ही तो होता है, यहाँ से ये होता है, तो ये जो दो त्रिज्याएं मिलकर जो एरिया कवर करती है ये क्या कहलाते हैं, त्रिज्याखंड कहलाते हैं। अब त्रिज्याखंड भी चाप की तरह दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। जो ये छोटा वाला हिस्सा होता है उसे तो कहते हैं लघु त्रिज्याखंड। क्या कहते हैं, लघु त्रिज्याखंड। और जो ये बड़ा वाला भाग होता है, बड़ा वाला कौन सा है भाई, बड़ा वाला जो भाग है वो सर ये है, ठीक है। ये जो बड़ा वाला पार्ट है ना सारा, इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्याखंड। आ गई बात समझ में, दीर्घ त्रिज्याखंड। आई होप त्रिज्याखंड समझ में आ गया होगा। क्या होता है, वृत्त की दो त्रिज्याएं मिलकर वृत्त को दो भागों में बांट देती हैं। छोटे वाले भाग को लघु त्रिज्याखंड और बड़े वाले भाग को दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं। आ गया समझ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट वाले को अगर अब हम देखें तो नेक्स्ट वाला क्या होता है, लास्ट है जो, वो है वृत्तखंड। क्या है, वृत्तखंड। अब देखो वृत्तखंड क्या होता है। सर हमने देखा वृत्त की चाप वृत्त को दो भागों में बांटती है, लघु चाप और दीर्घ चाप। वृत्त की जो त्रिज्याखंड होते हैं वो भी दो ही होते हैं, लघु और दीर्घ त्रिज्याखंड, है ना। अब बात करते हैं वृत्तखंड की। वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। देखे कैसे, मान लो एक जीवा है, दो भाग दिख रहे हैं, ये वाला भाग अलग नहीं हो गया, कौन सा वाला, ये वाला हुआ है कि नहीं, और जो ऊपर बचेगा वो भाग कौन सा बचेगा, ये बचेगा, ऐसा ही तो हो जाएगा। तो ये जो दो भाग होते हैं यही क्या कहलाते हैं, वृत्तखंड। वृत्तखंड मतलब वृत्त के टुकड़े, टुकड़े मतलब बड़ा वाला टुकड़ा क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। और छोटा वाला क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड। आ गई बात समझ में। तो अब दिमाग में रखना कि जो वृत्तखंड होता है वो तो किसके टुकड़ों से, किसके कारण बनता है, जीवा के कारण। त्रिज्याखंड किसके कारण बनता है, दो त्रिज्याओं के कारण। चाप वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के कारण। आ गई बात समझ में। तो वृत्तखंड भी कितने होते हैं, दो। कौन कौन से, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। अब जो आपने ये सारा पढ़ा, आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, सर आपने त्रिज्याओं से दो वृत्त के दो टुकड़े कर दिए, आपने जीवा से टुकड़े कर दिए, आपने चाप से टुकड़े कर दिए, व्यास कहाँ गया, व्यास से टुकड़े क्यों नहीं कर रहे आप। तो देखो वृत्त का व्यास भी वृत्त को दो भागों में बांटता है, बांटेगा कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। लेकिन दोनों भाग में हम लघु और दीर्घ नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि दोनों भाग क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान। तो यानी कि वृत्त का व्यास जो होता है वृत्त को दो समान भागों में बांट देता है, जिसे क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं, ठीक है। ये भी अब इसमें लघु और दीर्घ इसलिए नहीं होता क्योंकि ये दोनों ही समान होते हैं, ठीक है। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या आता है, समान आता है। तो ये हो गए आपके सातों टॉपिक। आई होप सारे समझ में आ गए होंगे क्या चीज़ क्या होती है। बस इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना। त्रिज्याखंड दो त्रिज्याएं मिलकर टुकड़े करती है और वृत्तखंड जीवा मिलकर टुकड़े करती है, ओके। इन्हीं में कंफ्यूज हो सकते हो। और तो फिर त्रिज्या व्यास परिधि तो आप पहले से भी पढ़े आ रहे हो, अब भी पढ़ लिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्लास 9th का टॉपिक था, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूलेज यूज़ आते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ओके। थैंक यू।